हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा, इकोनॉमिक्स टीचर। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 6, क्लास 12 रहेगी, मनी, मीनिंग, फंक्शंस एंड सप्लाई। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू। इसमें हम जानेंगे मनी का उद्गम कैसे हुआ, यानी कि मनी का मीनिंग निकला कहाँ से है और इसके फंक्शन क्या है और सप्लाई क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट मीनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ मनी। ठीक है, मनी का एक हिक्स ने जो है क्या एक अपनी डेफिनेशन देते हुए कहा कि जो विनिमय प्रणाली है वो काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। इनके लोग क्या करते थे, एक दूसरे पर निर्भर थे, डिपेंड थे। एक वस्तु दी और दूसरे ले ली। ठीक है, इनकी गेहूं के बदले हम सब्जी खरीद लेते थे। ठीक है, इनकी जो वस्तु के बदले वस्तु, उसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम जानिए मुद्रा का उद्गम कैसे हुआ। ठीक है, वस्तु का जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को विनिमय रूप में कर लिया जाता था। प्राचीन काल में एक ग्रामीण जो है समुदाय में जूता बनाने वाला एक किसान से गेहूं के बदले में जूता बनाता था और कृषि श्रमिक जो अनाज के लिए खेतों में काम करता था। उसके बाद क्या है, मुद्रा का उद्गम कैसे हुआ। विनिमय को सरल बनाने के लिए क्या हुआ, मुद्रा का उद्गम हुआ। क्योंकि उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती थी, हो सकती थी कि जो हम चीज़ दे रहे हैं उसकी वैल्यू उतनी ना हो जो हम दूसरे से वापस ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए उद्गम हुआ। विनिमय को सरल बनाने के लिए मुद्रा का उद्गम हुआ। मुद्रा को सामान्यतः उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विनिमय के माध्यम के रूप में। तो अभी हमने किया, विनिमय को सरल बनाने के लिए मुद्रा का जो है उद्गम हुआ। अब देख लिए, ये कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तु एवं सेवाओं के लिए किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जैसे अलग तरह की मुद्राएं भी आई, सोना चांदी, जैसे धातु की मुद्रा, सिक्के प्रचलित हुए। अब जैसे हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लास्टिक मुद्रा। मतलब इसी तरह से जो है मुद्रा का जन्म विनिमय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ, यानी कि हमारी जो नीड्स थी विनिमय करने की, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुद्रा का उद्गम हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जहाँ वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु खरीदना क्या कहलाता है, दिस इज बार्टर सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन में वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का वस्तु के बदले प्रत्यक्ष विनिमय कहलाता है। बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, विदाउट मनी जो हम एक्सचेंज का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट सी इकोनॉमी, इनकी वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा थी। सी मतलब कमोडिटी होता है, इनकी वस्तु अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता था। उसमें उसके बाद कह रहा है कि उसमें कुछ ड्रॉबैक आई, कुछ कठिनाइयाँ आई। ड्रॉबैक इसलिए है कि डिफ़िकल्टी ऑफ डबल कंसिडर ऑफ वांट्स। ठीक है, दोहरे संयोग में कठिनाई आती थी, यानी कि कोई वस्तु हम ले रहे हैं तो वो वस्तु हमारी उसके मुकाबले में कम कीमत की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। उसके बाद है वस्तु विनिमय व्यापार संबंधी लागत, प्रतीक्षा की अनुपयोगिता, मूल्य की समान इकाई का अभाव, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, आपकी कार का मूल्य क्या है, आपका उत्तर है 5 लाख। तो फिर कह रहा है कि क्या आप उसी वस्तु विनिमय प्रणाली में दे सकते हैं, निश्चित तौर पर हम नहीं दे सकते। हम बता नहीं सकते भी ये दूसरी की वैल्यू कितनी है, 5 है भी या नहीं है। तो ऐसी प्रणाली में आपकी कार का मूल्य घोड़े, गाय आदि भैंसों के रूप में निर्धारित किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, उस प्रणाली में मुद्रा नहीं पाई जाती है। इस तरह क्या हुआ, एक ऐसी स्थिति बढ़ेगी और हास्यप्रद के हम जो है अतिरिक्त मूल्य की समान इकाई के अभाव में अकाउंटिंग सिस्टम को भी अभाव पाया जाता है, यानी कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और डिफरेंट पेमेंट। ठीक है, इनकी भविष्य में की जाने वाली या ठेके भुगतान या संदिग्ध भुगतानों की प्रणाली का अभाव इसमें जो है पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। डेफिनेशन में क्या कहता है कि डेफिनेशन क्राउथर के अकॉर्डिंग पहले मीनिंग दिया हुआ है कि जो वस्तु है जो विनिमय का माध्यम का काम करती है, जो हम पढ़ चुके हैं, उसको हम मूल्य का संचय भी कह सकते हैं। ठीक है, संचय किस लिए किया जाता है, ताकि आपको भविष्य में नियर फ्यूचर में कोई डिफिकल्टी आती तो आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आप वो करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, तो किस लिए करवाते हैं कि अगर फ्यूचर में इसका कोई हम डिफ़िकल्टी आई तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखो एक कॉलम में दिया हुआ है कि फ्लैट मनी यानी कि आदेश मुद्रा वो होती है जिस पर किसी आदेश के अकॉर्डिंग ही दी जाती है, जो सरकार के आदेश के अनुसार ही चलती है। इसे नोट तथा सिक्के सम्मिलित दोनों हैं। उसके बाद हमारी आती है न्यास मुद्रा। ठीक है, उस मुद्रा के रूप में
जो प्राप्तकर्ता एवं अदाकर्ता के बीच पारस्परिक मतलब एक बिलीव पर होती है, डिपेंड, विश्वास पर आधारित होती है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, मुद्रा की परिभाषा किसी वस्तु के रूप में दी जा सकती है, अर्थात साधारणतः विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है और इसके साथ ही मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का कार्य करती है। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम इसके वो करेंगे फंक्शन करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट कुछ दिया हुआ मैं बता देती हूँ आपको। नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा संकुचित परिभाषा भी माना जाता है। इसके अनुसार केवल नोट एवं सिक्के की मांग और चेक द्वारा भी हम दे सकते हैं, संदिग्ध भुगतानों का मान कर सकते हैं, मूल्य का संचय है, विनिमय का माध्यम है। इस पॉइंट को हम आगे डिफाइन करेंगे। उसके बाद देखो मुद्रा क्या है, करेंसी और मांग जमा, दोनों चीज़ शामिल होती है मुद्रा में। ठीक है, इनसे अभिप्राय उस परिसंपत्ति से है जो मुद्रा का कार्य करती है, जो मनी का कार्य करती है। मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है, करेंसी और मांग जमा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मुद्रा इज इक्वल टू मनी इज इक्वल टू मौद्रिक परिसंपत्तियाँ, इंडिकेट मौद्रिक परिसंपत्तियाँ। ठीक है, इसके फंक्शन देख, फंक्शंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एंड मेन फंक्शंस, सेकेंडरी एंड सब्सिडरी फंक्शंस, आकस्मिक कार्य जो है, कंटीजेंट फंक्शंस, यानी कि जो इसके फंक्शंस हैं उनमें से क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है कई बार, जैसे प्राइमरी देकर सेकेंडरी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है प्राइमरी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार। देखना आप जो प्रैक्टिस सेट है, MP टैट के है, स्टेट के है, स्टेट में तो काफ़ी बार आया हुआ है, और हालांकि नेट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा विनिमय का माध्यम। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि हम मनी से किसी भी वस्तु की जो है वैल्यू को मेजर कर सकते हैं कि इसका मूल्य इतना है। अकॉर्डिंग टू क्राउ थ्री, लेखे की इकाई का कार्य करती है, मूल्य के मापदंड एवं प्रामाणिक माप जिसमें अन्य सभी वस्तुओं की तुलना की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सभी भुगतानों का मान। हमारे जो फ्यूचर में हम भुगतान करने का कार्य करते हैं हम मनी से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जिन कालीन देने का भुगतान तत्काल न करके हम फ्यूचर में करते हैं, भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो उनको हम मनी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम वैल्यू को, मनी को जो है स्टोर भी करते हैं, धन की धन का हम संचय भी करते हैं। इस अभिप्राय हमारा है कि मुद्रा को वस्तु एवं सेवाओं के लिए खर्च करने का हमारा तुरंत एट प्रेजेंट कोई विचार नहीं है, उसको हम संचय होल्ड करके रख लेते हैं कि भी ये चीज़ जो है, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोई ज़रूरी काम है, मकान खरीदना, उसके लिए हम होल्ड करके रख लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे, या किसी कोई शादी है, कोई फंक्शन है, उसके लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं, बिजनेस के लिए रख सकते हैं। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर, मूल्य हम जो है चेक के द्वारा कहीं से भी जो है पैसे ले सकते हैं। आजकल तो डेबिट क्रेडिट है, पेटीएम की व्यवस्था है, इनकी एक जगह, मतलब ऐसा नहीं कि मुंबई से पैसे लेके आने तो मुंबई जाना पड़ेगा, हम चेक के द्वारा या पेटीएम के द्वारा, किसी बैंक डिपॉजिट के द्वारा हम जो है उनको पैसों को अपने तक ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आकस्मिक कार्य, इनकी कोई हमें जो है आकस्मिक जो एकदम से नीड होती है किसी चीज़ की। ये कह रहा है कि साख निर्माण का आधार है। साख निर्माण का आधार इसलिए कि हम क्या, जैसे चेक से, ड्राफ्ट से, विनिमय के माध्यम से हम पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अधिकतम संतुष्टि का माप है। लोग जो है, पीपल जो है, जनता जो है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि कोई भी जिस चीज़ की जितनी वैल्यू है उस चीज़ से हम उतनी, उससे व्यक्ति से हम उसकी मनी ले सकते हैं। राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है। बेयरर ऑफ ऑप्शंस, इनकी निर्णय का वाहक है, हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम क्या निर्णय लें। प्रोफेसर ग्रैम ने कहा था कि मुद्रा के इस कार्य को विशेष महत्व दिया जाता है कि मुद्रा के रूप में धन का संचय करके हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गारंटी ऑफ सॉल्वेशन, यानी कि शोध क्षमता की गारंटी होती है। उस गारंटी में है कि अपनी शोध क्षमता बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म या बैंक, कंपनी का मुद्रा के रूप में कुछ न कुछ धन अवश्य रखना पड़ता है। पूंजी की तरलता में वृद्धि, केंद्र का विचार है कि मुद्रा में समस्त स्वीकृति का गुण होने के कारण पूंजी का तरल बनाए रखने का कार्य जो है करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वही द स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन से हमारा अभिप्राय है मुद्रा के अगत्यात्मक कार्य, अगत्यात्मक कार्यों के अंतर्गत जो आता है, यानी कि उसमें कोई भी मूवमेंट पैदा नहीं होता है, गति नहीं होती है। तो किस तरह से होती है वो, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का माप, मूल्य की संचय है, हस्तांतरण, भुगतान, जो कि हम फ्यूचर में करते हैं, एट प्रेजेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन है, उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट होता है। कीमत में स्थिरता लाना, रोजगार, आय, उत्पादन, व्यापार में वृद्धि करना, ये सब डिफ्लेशन, ये सब किसके कारण, डायनामिक फंक्शन के कारण। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, कोई भी पॉइंट आपको दे देंगे कि इसमें स्टैटिक में आता है, डायनामिक में आता है। ठीक है,
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद पॉइंट है छोटा सा, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, भारतीय मौद्रिक प्रणाली को कागज मुद्रा यानी कि मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। कागजी करेंसी का भारत में प्रमाणिक मुद्रा के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। प्रमाणिक मुद्रा उस मुद्रा को हम लेकर चलते हैं जो सरकार के आदेश के द्वारा चलाई जाती है। थोड़ा सा भाई गला ख़राब है, आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत में सिक्के और विधि ग्राम लिमिटेड लीगल टेंडर है। भारत में कागजी जो है ग्राम है असीमित टेंडर है, ठीक है। इनकी कह रहा है कि जो सिक्के हैं वो लिमिटेड है और जो कागजी नोट है वो क्या है, अनलिमिटेड है, लीगल टेंडर, ठीक है। तो टुडे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने किया है। इसके मुद्रा के मनी फंक्शंस जो हमने किए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस है, कॉग्निजेंट यानी कि आकस्मिक कार्य भी मैंने आपको डिफाइन कर दिए अच्छे से। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। और भी मेरा नंबर है 9560045954। आप इस नंबर के साथ मेरे चैनल व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं। और सुनीता विद इकोनॉमिक्स के नाम से मेरा चैनल है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोस्टली बीए तक का सिलेबस जो है मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करवा दिया है। जो नेट की कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और एसटेट, एमपीटेट, डीएसएसबी, ऑल इम्पोर्टेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे जो चैनल है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।